गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो आज अपन बात करेंगे अपनी सेकंड क्लास 10th की। फर्स्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट संयोजन में ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दो प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन अपने सेकंड क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट कितने प्रकार हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपके 10 चैप्टर के, और कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी। अगर आपको नोट्स के रूप में भी चाहिए तो नोट्स भी इसके अवेलेबल है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार पढ़े थे? दो पढ़ लिए अपन ने, दो पढ़ लिए थे ना। फर्स्ट था अपना संयोजन, सेकंड था अपना वियोजन। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं तीसरा विस्थापन। विस्थापन चौथा अपन देखते हैं द्विविस्थापन, और पांचवा अपना है अपचयन और उपचयन। अपचयन व उपचयन है अपना पांचवा। तो चलिए दो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया, अपन तीसरा देखते हैं विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? क्रिया विस्थापन नाम से ही पता चलता है कि ऐसी अभिक्रिया कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, अपने स्थान से चलो मान लो अगर ए हाई लेवल का है और सी कम लेवल का है। यहाँ चलो ये देखते हैं, ए के पास अपने पास कोई सीसी और ये डीडी। तो जो ए है मान लो हाई लेवल का है, बी अपने पास कम लेवल का है, या तो ये या ये लो लेवल का है। तो ये ए क्या करेगा, इसको हटा के इसकी जगह लग जाएगा, इसको हटा के इसकी जगह लग जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, ए बी और बी ए। तो कुछ ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। अभी मैं कैसे समीकरण से समझ, जैसे तत्व है और जो फेरस है, जो लोहा है, वो अधिक क्रियाशील तत्व है। तो वो क्या करेगा, फेरस क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और हटा के क्या करेगा, खुद इसकी जगह लग जाएगा। लोहे, इस फेरस ने क्या किया, लोहे ने क्या किया, कॉपर को हटा के इसके स्थान पर लग गया, विस्थापित कर दिया। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, विस्थापित करना। तो फेरस ने क्या किया, कॉपर को हटा के उसके स्थान पर लग गया और क्या बन गया, फेरस सल्फेट, ये Cu। कुछ नहीं हुआ है, फेरस ने अब कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह लग गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपने पास, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ क्या हुआ, विस्थापन हुआ है, किसका, Cu का विस्थापन हुआ है। तो Cu सिंगल रह गया और क्या नया प्रोडक्ट क्या बन गया अपने पास, फेरस सल्फेट बन गया। ये विस्थापन अभिक्रिया इस तरह से होगी, बिल्कुल इजी है, नोट कर। विस्थापन
नेक्स्ट है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुई? द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया समझते हैं। प्रोडक्ट का इसमें जो तत्वों का तो आदान प्रदान होगा ही होगा, लेकिन इसमें आयनों का आदान प्रदान भी होगा। कैसे? Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है Na के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होता है। CSO4 के ऊपर कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होता है। Ba के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब देख से शायद पता चल जाएगा कि आयनों का आदान प्रदान कैसा होगा कि इस पॉजिटिव की जगह कौन सा पॉजिटिव आ जाएगा? ये। और इस नेगेटिव की जगह कौन सा आ जाएगा? ये। कैसे? जैसे जो N है वो तो थोड़ा अधिक क्रियाशील है, Ba कम क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को हटा के इसकी जगह लग जाएगा। कैसे? तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस BaSO4। अपने पास नया प्रोडक्ट कौन सा बन गया? NaCl। NaCl क्या होता है? नमक होता है जो अपन घर में खाते हैं, वही नमक तैयार हो गया अपना। और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बना अपने पास? बेरियम सल्फेट BaSO4। कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तत्वों द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब, विस्थापन का मतलब क्या हुआ था कि तत्वों का आदान प्रदान। जो उच्च क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटाएंगे। लेकिन द्विविस्थापन मतलब दो तरह के विस्थापन। पहला विस्थापन तो ऐसे हो गया तो एक तत्व जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। दूसरा आयनों का भी आदान प्रदान होगा। तो दो कितने विस्थापन हो गए यहाँ पे? दो विस्थापन। तो इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चौथी अभिक्रिया है, नोट करो। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है अपनी? अपचयन और उपचयन। अपचयन व उपचयन। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपचयन उपचयन लगभग नेम सेम नाम है। अब अपचयन और उपचयन में अपन देखें, अपचयन और उपचयन में देखें, ये भी बहुत इजी ही है, इतनी हार्ड नहीं है। तो अपन इसमें ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि, अभी समझाती हूं, पहले देख लो। हाइड्रोजन की कमी, यहां हो गया हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि। कैसे? अब देखो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की या तो वृद्धि होनी चाहिए या हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन का मतलब क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए। नहीं, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। इसमें उल्टा रहेगा। तो कैसे? चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ये नोट करो। जैसे अपन ने कोई एग्जाम्पल ले लिया, C+O2 प्लस क्या बन गई? CO2। C+O2 से अपन कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनती है। अब इसमें देखो कि अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है?
कार्बन के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अभी कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन हो गया। यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पे आ गई, तो ये चीज क्या हुई, ये चीज क्या हुई, उपचयन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल से देखते हैं। अपचयन का देखो, CO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, CO प्लस H2। अब देखो इसमें Cu प्लस H2, यहाँ देखना ऑक्सीजन है कॉपर के पास, लेकिन यहाँ कॉपर के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हट गया, तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ चुका है, लेकिन ये कॉपर के पास तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कमी हुई ना, तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपने पास, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, नोट करो। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, वह हो गई उपचयन। जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो, वह हो गई अपने पास अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हटा दूं। अब अपने 10th का एक टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, अभिक्रिया के प्रभाव। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ आपके दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो देखो, पहला इफेक्ट, दो इफेक्ट हैं। पहला हो गया संसारण, पहला हो गया संसारण। ठीक है, संसारण क्या है, संसारण क्या है, आपने कभी देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना तो सबने देखा है लगभग। कोई भी लोहा है 4 दिन बारिश में रख दो तो लोहा पर क्या होगा, ब्राउन ब्राउन एक परत जम जाएगी, लाल या ब्राउन परत जम जाएगी, तो वह क्या हो गया, लोहे पर जंग लगना। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण कहलाती है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, कोई भी धातु हो, कोई धातु वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर कोई भी अभिक्रिया ले लो, संपर्क में आने पर वह संसारित हो जाती है। संसारित हो जाती है। नॉर्मली कोई धातु होती है जल्दी हवा के संपर्क में आने पर जल्दी संसारित होती है, कोई थोड़ा टाइम लेती है, सब अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो जो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई लोहे का ले लो, क्योंकि लोहा सबने देखा है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये तो सबने देखा है। छत पे बारिश में लोहे को 4 दिन रख दो, बारिश में वो क्या होगा, हल्का सा बुरा बुरा होने लग जाएगा, उसके ऊपर एक परत जम जाएगी, तो वहां प्रक्रिया क्या कहलाई, संसारण। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। कभी चांदी को देखा होगा शायद आपने, चांदी के ऊपर काले रंग की परत, काले रंग की परत जम जाती है। काले रंग की कभी कभी देखा होगा, चांदी की अंगूठी देखो, छड़े देखो, कुछ भी देखो, चांदी के छड़े हो, अंगूठी हो, वो क्या होने, हल्के से काले काले होने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। क्यों होने लग जाते हैं, वह संसारण की वजह से, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही वह क्या हो जाते हैं, संसारित हो जाते हैं, तो उनके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संसारण कहलाएगी। चलो ये नोट करो। दूसरा अपन देखते हैं पॉइंट, विकृत गंधिता। दूसरा पॉइंट है अपना विकृत गंधिता। दैनिक जीवन में ये भी देखने को मिलता है। कैसे, विकृत गंधिता क्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कुरकुरे के पैकेट अपन लाते हैं, तो जब लंबे समय तक या लंबे टाइम तक कोई कुरकुरे का पैकेट पड़ा रहता है दुकानों पे या घर में, तो उसको खोल के देखना, कभी उसमें से स्मेल आने लग जाती है, गंध आने लगती है।
कुरकुरे के पैकेट में गंध आने लग जाती है। तो उस गंध को नहीं रोकने के लिए, उन कुरकुरे के पैकेट में कुरकुरे को खराब होने से बचाने के लिए, उस गंध को रोकने के लिए उसमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि क्या हो कि उसमें गंध ना आए, इसका स्वाद चेंज ना हो, स्मेल ना हो उस कुरकुरे के अंदर, लंबे समय तक भले ही वो पड़े रहे, उसके अंदर स्मेल ना हो। तो उस वह प्रोसेस क्या कहलाती है? विकृत ग्रंथिता। तो जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थ कुछ भी ले लो, घर में भी कोई तेलीय तो चिप्स वगैरह है, ये है, तो उनको वायु के संपर्क में खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो वहां प्रोसेस क्या कहलाएगी? विकृत ग्रंथिता कहलाएगी। तो ताकि क्या हो कि इसका गंध, इसके स्वाद चेंज ना हो, बच्चों को नुकसान ना करे। विकृत ग्रंथिता बहुत इजी टॉपिक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, नोट करो। ये नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, 2 तरह की होती है रासायनिक अभिक्रिया, 2 तरह की होती है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह कौन सी कहलाएगी? ऊष्मा शोषी। जैसे कोई अब रिएक्शन है, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत तो पड़ती है ना, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, किसी अभिकारक या किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी पदार्थ हो, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए होती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको। जैसे CO2 हो गई, या फिर अपन चलो H2O ले लो। पानी तो सबने देखा ही होगा, घर में H2O मतलब जल। तो इसमें क्या होता है कि H2O को गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ने लग जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है पानी। जो लिक्विड है H2O द्रव, जल क्या होता है? एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको ऊष्मा दे रहे हैं अपन, जैसे ही उसको ऊष्मा देते हैं वो गैस में चेंज होने लग जाएगा, वो भाप बनने लग जाएगा। तो भाप बनते ही वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, गैसेस में चेंज हो गया, तो उसमें क्या देनी पड़ी? ऊष्मा देनी पड़ी। पड़े तो वो शायद ही भाप बनेगा। तो H2O को तोड़ने के लिए अपने को ऊष्मा देनी पड़ी है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे अपन ने ले लिया CH+ मेथेन ले लिया। मेथेन अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वहां CO2 को रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बनेगा। लेकिन अपने को मेन देखना है कि CO2 रिलीज हुई है, यहाँ पे गैस का क्या हुआ है? यहाँ पे उत्सर्जन हुआ है। क्या गैस का उत्सर्जन हुआ है? इसमें अपने को ऊष्मा देनी पड़ती है, लेकिन इसमें तो ऊष्मा निकलती है बाहर।
जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये नोट करो। तो ये अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, पूरा एक चैप्टर यहाँ पे पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है 10th का। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बता देना कि ये टॉपिक या ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। इसके नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स में से मांग लेना, कमेंट में मेरे को मैसेज कर देना कि नोट्स चाहिए। ये पूरा अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई। ठीक है, और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।